हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का रेलेवेंस तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि जैसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी या एमफिल में एनरोल होने वाले होते हो एज अ रिसर्च स्कॉलर, तो आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है स्टेट आफ्टर क्लियरिंग दी पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम। और जिनका एग्जाम्ट होता है उनको भी रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है और फिर वो जो है इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल। और रिसर्च प्रपोजल के क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखनी मैंडेटरी है, ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in. The link is given in the description box, in which we used to upload daily quizzes and PhD admission notifications. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook, Telegram and the website is given in the description box. चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं अपन कि कौन कौन सी चीज़ें जो है एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर होती हैं। फर्स्ट दैट इज़ एम ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, है ना। क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, ये मैं आपको बताऊंगा। मतलब जस्ट व्हाट इज़ द एम ऑफ मेकिंग अ रिसर्च प्रपोजल, इट इज़ जस्ट अ जनरल फैक्ट। फर्स्ट आपका है टाइटल पेज होना चाहिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स, इम्प्लीकेशंस एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी, बजट एंड रिविजन्स एंड प्रूफ रीडिंग्स। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स हैं, इन सबको धीरे धीरे अपन समझते हैं और उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ये भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल का एम क्या है, what is the purpose of making a research proposal? First, relevance. Convince the reader that your project is interesting, original and important, है ना। मेरा बाकी लोगों जैसा सेम रिसर्च प्रपोजल नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आपका रिसर्च प्रपोजल इनोवेटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट होगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो रिसर्च प्रपोजल उनका उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है ना, इनोवेटिव नहीं होता है, तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है इट शुड बी यूनिक एंड इनोवेटिव एंड इट शुड कन्विंस द रीडर दैट हाँ आपको मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट, it shows that you are familiar with the field and you understand the current state of research on the topic, है ना। जैसे कि मैं अगर कॉमर्स का हूँ तो सपोज मैं, आप कह सकते हो कैपिटल बजटिंग के ऊपर मैं रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ, है ना। कोई भी एक पर्टिकुलर रिसर्च मैं करना चाहता हूँ कैपिटल बजटिंग के ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, कैपिटल बजटिंग के टॉपिक से फेमिलियर हूँ और इसमें क्या क्या रिसर्चेज हो सकती हैं इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, इसलिए मैं रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज़ अप्रोच। आपको कोशिश करनी है कि क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से आप उस रिसर्च को अंजाम देने वाले हो, कैसे आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो, कैसे आप डाटा एनालिसिस करने वाले हो, कौन कौन सी टूल्स एंड प्रोसीजर्स आप यूज़ करने वाले हो फॉर डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये जो चीज़ है ये पर्पज़ के अंदर आता है, पर्पज़ ऑफ रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में आपको कोशिश करना है कि जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है, ये कई बार ऐसा होता है कि एक लोग ऐसे रिसर्च प्रपोजल चुन लेते हैं जो कि फिजिबल ही नहीं होते, जो कि संपूर्ण नहीं होते हैं, है ना। मतलब वो रिसर्च उसमें हो ही नहीं सकती है ना। कुछ लोग इतने ज़्यादा इनोवेटिव ले लेते हैं टॉपिक्स, इतने ज़्यादा यूनिक टॉपिक्स ले लेते हैं कि हाँ उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ हो ही जाएगी, है ना। पर एंड में क्या होता है, जब वो इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं और इंटरव्यू उनसे क्वेश्चन पूछता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट फिजिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में उनका जो है रिजेक्शन का सामना उनको करना पड़ता है। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी रिसर्च प्रपोजल आपका है उसमें फिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो हो सके, है ना। ये आपको फोकस करना है वाइल मेकिंग अ रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स विच शोकेस द इम्पॉर्टेंस और यू कैन से द एम और द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल। कि रिसर्च प्रपोजल अपन क्यों बना रहे हैं, उसका एम और पर्पस क्या है। टाइटल पेज। टाइटल पेज फर्स्ट पार्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, टाइटल पेज। और इसके अंदर आपको प्रपोज टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो भी आप
प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका प्रपोज टाइटल होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। इसके अलावा आप बहुत से लोग अपनी ईमेल आईडीज एंड ऑल भी लिखते हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपके पास एक लिंक आती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आजकल ऐसा होने लग गया है कि वो आपको बोलते हैं कि अपना रिसर्च प्रपोजल अपलोड करो। जैसे कि अभी जो आपका CUCET में हुआ था, बहुत से जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और इन सब में हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि आप अपना जो प्रपोजल है उसको आप सेंड करो हमको, तो आपको बट नेचुरली अपना नाम और बाकी डिटेल्स लिखनी होगी। तो ये आपको टाइटल पेज के साथ लिखना होता है, अपना नाम और बाकी मेल आईडी एंड ऑल अदर स्टफ जो भी रिक्वायर्ड होता है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, टाइटल पेज। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है रिसर्च प्रपोजल में। इंट्रोडक्शन मीन्स आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन है ना, उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट है ना, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके रिसर्च क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि क्या क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन एंड ऑल you will incorporate under this particular section। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हो। हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन द टॉपिक, ये आप लिख सकते हो। हाउ मच इज ऑलरेडी नोन अबाउट द प्रॉब्लम, ये मैं इसलिए लेके आया बिकॉज देखो बता दिया समझा दिया वो आसान चीज़ है, पर उस पर लिखना कैसे, क्या क्या चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, ये मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि आपके इस रिसर्च प्रपोजल से किस किस को जो है फ़ायदा होगा, किस किस लोगों, किन किन लोगों का इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, है ना, आपको कितना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जानकारी है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिख सकते हो, है ना। करंट नॉलेज में क्या मिस कर रहा है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए और मैं रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ, है ना। उसके बाद व्हाट न्यू इनसाइट्स विल यू रिसर्च कंट्रीब्यूट, आपकी ये जो रिसर्च है ये क्या नई चीज़ जो है कंट्रीब्यूट करेगी, ये सब चीज़ें, है ना। क्या आपकी रिसर्च, कि आपको रिसर्च करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इन क्वेश्चन को ध्यान में रख करके अपने मन में आंसर लेके आओ और उसको फिर आप अपनी जो है वर्ड में या कॉपी में राइट डाउन करो आप, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें आती हैं, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट एंड रिसर्च क्वेश्चंस। उसके बाद आ गया लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट लिटरेचर रिव्यू तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शो दैट यू आर अ फेमिलियर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑन योर टॉपिक, है ना। आपको ये कोशिश करनी है कि आप जो है जो भी आप रिसर्च कर रहे हो आप उससे फेमिलियर हो और आप कन्विंस कर रहे हो रीडर को कि हाँ आपके पास संपूर्ण और यू कैन से सफिशेंट नॉलेज है रिगार्डिंग द टॉपिक इन विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर रिसर्च। तो ये लिटरेचर रिव्यू में आपको ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। तो ये कैसे नॉलेज मिलेगी आपको, जब आप लिटरेचर्स, बुक्स, जर्नल्स, इन सब चीज़ों की स्टडी करोगे तब आपको नॉलेज मिलेगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिटरेचर रिव्यू में लिखनी है। और साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिटरेचर रिव्यू को कि आपने सपोज जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो जो जर्नल्स पढ़े हैं, जो जो बुक्स पढ़े हैं, जो जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, उन सबको आप लिख करके उसका क्या सारांश निकला है, उससे आपको क्या चीज़ समराइज वे में मिली है, उसको भी आप उनके सामने लिख सकते हो। तो ये भी एक ऑथेंटिसिटी लेके आएगा कि हाँ आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, राइट। तो लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली फोकस किस चीज़ पे किया जा रहा है कि हाँ आपके पास नॉलेज है और आपने एनफ रिव्यू किया है लिटरेचर्स का, जिससे आपको नॉलेज मिली है, आपको रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं और इसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो। आप सेम चीज़ रिपीट नहीं करो जो बाकी सारे रिसर्चर्स अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, देन आपका लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट इज रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें आप अब आगे जा करके रिसर्च के मेथड्स, उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स, उसकी मेथडोलॉजी, इन सब चीज़ों पे आप बात करने वाले हो आप, है ना। कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर क्या क्या मेथड से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे हम डाटा का एनालिसिस करेंगे, हम क्वालिटेटिव रिसर्च करने वाले हैं, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है, हम प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा करने वाले हैं या हम सेकेंडरी सोर्स से अपना डाटा इकट्ठा करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स के अंदर आ जाएगी। इज़ योर रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल, है ना। किस तरीके से आपका रिसर्च किस टाइप का रिसर्च है, ये भी आपको जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आपको लिखना पड़ेगा रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स के अंदर। उसके बाद सोर्सेज क्या क्या होंगे, कैसे कैसे आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो, कौन सी सैम्पलिंग आप यूज़ करने वाले हो, रैंडम सैम्पलिंग या ये सब चीज़ें केस स्टडीज़ करने वाले हो। व्हाट और हु विल यू स्टडी, किसको आप स्टडी करने वाले हो, क्या आपका सैम्पल होंगे, क्या आपका पॉपुलेशन होगा, उसमें आप कितनी सैम्पल साइज़ लेने वाले हो, सारी की सारी चीज़ें आपको रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स के अंदर आएगी। मतलब कुल मिलाकर के टोटल मेथडोलॉजी एंड यू कैन से द एंटायर
अप्रोच एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स आप इनकॉर्पोरेट करोगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है, कैसे आप कलेक्ट करने वाले हो, मैंने आपको बताया कैसे आप एनालाइज करने वाले हो, आप इंटरव्यूज़ लेने वाले हो, आप ऑब्जर्वेशन करने वाले हो, आप सर्वे करने वाले हो, आप क्वेश्चनें बनाने वाले हो, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर करनी है। और कितना टाइम नीडेड है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डाटा, और साथ ही साथ कैसे आप जो है पहुंचोगे उस पर्टिकुलर सोर्सेस तक, ये भी आपको जो है इस सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस करने वाले हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इकट्ठा करें अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो पीएचडी में, बिकॉज जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा की हेल्प ले करके या उनके रिसर्च में प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा की नीड होती है, तो उनका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज सेकेंडरी तो क्या होता है, किसी ने और ने इकट्ठा किया हुआ है या कोई और जो है ऑलरेडी उसको यूज़ कर चुका है, उसमें से आप उसको आप रिट्रीव करते हो, आप खुद जो है नहीं जा रहे हो उस जगह जगह, या फिर आप खुद जा करके आप नहीं लेने वाले हो, डाटा नहीं कलेक्ट करने वाले हो। तो मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो है फोकस करना चाहिए, और अपना रिसर्च प्रपोजल में प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा ही जो है आपको यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू कलेक्ट दी डाटा। तो ये स्टेप हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। क्या इम्प्लीकेशन है, अब आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, आपने डाटा का एनालिसिस कर लिया है प्रीवियस वाले पार्ट में, अब आपने क्या नई चीज़ फाइंड आउट की है। जो आपने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, रिसर्च प्रॉब्लम्स और रिसर्च क्वेश्चंस जो आपने बनाए थे, उसमें आपने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है पूरा डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के बाद, है ना। इम्प्रूविंग प्रोसेस इन स्पेसिफिक लोकेशन और फील्ड, इन्फॉर्मिंग, आपने कुछ इम्प्रूव किया है आपको, क्योंकि कोई ना कोई रिसर्च गैप होगा, उसके बेसिस से आपने उसको ध्यान में रख करके आपने डाटा कलेक्ट किया, डाटा एनालिसिस किया, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जो आपने इकट्ठा किया है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने जो है इकट्ठा करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, आप एक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए कि किस तरीके से जो है मैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ बाय डूइंग दिस रिसर्च। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में लिखनी है। तो स्ट्रेंथनिंग अ थ्योरी और मॉडल एंड दीज ऑल थिंग्स शुड बी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस सेक्शन, कि हाउ यू आर गोइंग टू आफ्टर एनालिसिस पार्ट, तो इकट्ठा भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, कैसे आप नॉलेज में एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हो अपने रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट इज रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी। ये तो बहुत ज़रूरी है। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर होता है। रेफरेंसेस जो होता है, ये आप कह सकते हो कि वो चीज़ें अपन रेफरेंसेस के अंदर लिखते हैं जो कि अपन ने लिखी हैं अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर, राइट। रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो चीज़ें कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे रिसर्च आप कह सकते हो पेपर्स होते हैं जिनकी एज इट इज़ हम कुछ सेंटेंसेस या कुछ पैराग्राफ्स एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं और अपने रिसर्च में, अपन रिसर्च प्रपोजल में पेस्ट कर लेते हैं, तो उनको नीचे रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है अपने रिसर्च प्रपोजल में, वो रेफरेंसेस में आएगा। बिब्लियोग्राफी मतलब जो भी चीज़ आपने रेफर की है ना, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है ना, इन ऑर्डर टू इन्हेंस योर नॉलेज रिगार्डिंग योर रिसर्च, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखते हो। तो ये दोनों चीज़ें आप लिखोगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। अब बजट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज बजट बेसिकली उनके लिए है जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर रिसर्च फंडिंग, है ना, कि सामने वाले को ये बताना है कि कितना बजट लगेगा, कितना अमाउंट जो है इस पर्टिकुलर डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस पूरे प्रोसेस में लगेगा। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये उनके लिए होता है जो कि अपनी जो रिसर्च जो पूरा करने वाले हैं आफ्टर रिसर्च प्रपोजल, उसकी फंडिंग चाहते हैं किसी से, तो उनको ये पर्टिकुलर पार्ट फिर ऐड करना पड़ता है उसको बजट। सो उसमें वो कॉस्ट लिखते हैं, हाउ मच मनी डू यू नीडेड, वट इज़ द कॉस्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द रिसर्च, कितना पैसा लगेगा, कैसे आप अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हो, ये सब चीज़ें होंगी। आप ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, बट इट इज़ बेसिकली फॉर दोज हु आर गोइंग टू गेट
फंड्स फॉर द रिसर्च। तो पीएचडी वगैरह के लिए जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ तो मैंने सब चीज़ यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, दैट इज़ रिविजन्स एंड प्रूफ रीडिंग। बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम एग्ज़ाम जब देते हैं, आंसर शीट में जब अपन आंसर लिख रहे होते हैं उसके बाद हम एक बार रिव्यू करते हैं, जब अपन नेट जेआरएफ एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो एक बार रिव्यू करते हैं कि सारे के सारे जो अपन ने ऑप्शंस मार्क किए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करने वाली हो, आप रीड्राफ्ट एडिट अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है तो आप उसको प्रूफ रीडिंग करके जो है करेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो और आस्क एंड यू कैन आस्क अ सुपरवाइज़र और कलीग फॉर फीडबैक, है ना। ऐसे भी आप पूछ भी सकते हो, किसी सुपरवाइज़र को दिखा सकते हो, कलीग को, कि जो मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया है ये कैसा है और ये सारे स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर दी स्टेप्स, यू कैन से स्टैंडर्ड स्टेप्स दैट आई यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो फर्स्ट क्या है, टाइटल पेज है, टाइटल पेज के बाद इंट्रोडक्शन, टाइटल पेज में आपको अपना टाइटल और नाम लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं और साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बताना है रिगार्डिंग योर रिसर्च कि क्या उसका बैकग्राउंड है और आपको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, फिर लिटरेचर रिव्यू करना है, जो भी आपने स्टडी किया है आपको बताना है कि हाँ मैंने ये स्टडी की है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन से मेथड्स में जो भी आप डाटा कलेक्शन, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा आप यूज़ करने वाले हो, सारे के सारे चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे कलेक्ट करने वाले हो, क्या सैम्पल साइज रहेगा, कौन सी सैम्पलिंग आप यूज़ करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दीज ऑल थिंग्स शुड बी रिटन अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीकेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉलेज, इसमें किस तरीके से आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में अपने रिसर्च के माध्यम से कंट्रीब्यूट करोगे, ये भी आपको लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पार्ट में। उसके बाद रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, जो आपने रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी यूज़ की है वो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी का आपको डिफरेंस बता दिया। फिर बजट, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, दिस इज़ ओनली फॉर दोस्त जो कि अपने रिसर्च को फंड्स प्रोवाइड करवाना चाहते हैं थ्रू फंडिंग एजेंसीज, तो उनको ये बजट पार्ट भी लिखना होता है। और लास्ट में आपको रिविजन्स एंड प्रूफ रीडिंग्स करनी है और उसके बाद ही आपको जो है फाइनल सबमिट करना है और उससे पहले जो है आप एडिट या जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ये गलती की है या मुझे इसको सुधारना चाहिए, आप इस तरीके से कर सकते हो। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, है ना। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है इसके ऊपर मैंने ये पूरी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है और आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, जिससे जिनको आइडिया नहीं है रिसर्च प्रपोजल के बारे में उनको भी आइडिया मिल जाए और वो एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करें और पीएचडी में फटाफट उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।